हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर धर्मेंद्र कुमार सिन्हा, विजिटिंग प्रोफेसर एंड साइकोलॉजिस्ट। आज मैं पॉल एस बक की एक महत्वपूर्ण कहानी आप लोगों से शेयर करने जा रहा हूँ। ये अमेरिका की सर्वाधिक चर्चित प्रभावशाली महिला लेखकों में से एक है। साहित्य का नोबेल जीतने वाली वो पहली अमेरिकी महिला हैं। चीन में लंबे प्रवास का प्रभाव उनके लेखन पर भी पड़ा। उनकी कई रचनाओं में चीन के किसानों के जीवन का मार्मिक चित्रण देखने को मिलता है। प्रस्तुत कहानी भी इसका उदाहरण है। तो लीजिए बंधु, मैं अपना कहानी शेयर करने जा रहा हूँ। दूरस्थ गांव से आए ये अजनबी नई राजधानी से होते हुए चले जा रहे थे। पूरा शहर शरणार्थियों से भरा पड़ा था। ये वो किसान थे जो अंतिम समय तक अपने खेत से जुड़े रहे, लेकिन जब खाने को कुछ भी नहीं बचा तब मजबूरन शहर की ओर रुख करना पड़ा। कुछ सीगों को भरोसे थे तो कुछ मेहनत मजदूरी में लगे थे। ये लोग किसी भी कीमत पर रिक्शा चला रहे थे या मजदूरी कर रहे थे, जिसके कारण भागों में बहुत कमी आ चुकी थी, जिससे सारा शहर भी भूखमरी और तंगहाली के कगार पर पहुंच चुका था। जब सारा शहर दर दर भीख मांगते हुए किसी भी ऐसे काम धंधे में जिसमें हुनर की जरूरत नहीं होती पील पड़े, तो स्थिति का अंदाज़ा लगा सकते हैं। ये समुदाय ऐसे आगे गए कूली कबाड़ी नहीं थे जिनका बाढ़ के दिनों में भूखे रहना तय होता है। ये तो ऐसे लोग थे जिन पर किसी भी राष्ट्र को गर्व हो सकता है। स्पष्ट था कि वे एक ही क्षेत्र से थे, क्योंकि वे सब एक ही जैसे गहरी नीली खादी के सादे और पारंपरिक ढंग से सिले हुए पूरे बाजुओं वाले लंबे कोट पहने हुए थे। पुरुष विलक्षण, जटिल और मोहक नमूनों की कढ़ाई वाले पेट बंद पहने हुए थे। स्त्रियां भी उसी नीली खादी की पट्टियां अपने सीगों पर ओढ़नी की तरह लपेटे हुए थी। इस हिजूम में कुछ बालक थे, अपने पिताओं के कंधे पर थमे लट्ठे से एक बोझा उठाए झूलती टुकड़ियों में बैठे कुछ बच्चे थे। प्रत्येक पुरुष और प्रत्येक किशोर अपने कंधों पर एक बोझा उठाए हुए थे, जिसमें बिस्तर और नीली खादी के कपड़ों में गुई भरी रजाइयाँ भी थी। कपड़े और बिस्तर साफ और मजबूती से बंधे हुए थे। हर तह की रजाई के ऊपर एक एक कढ़ाई रखी हुई थी, परंतु किसी भी टोकरी में न तो खाने का कोई अवशेष बचा था और न ही उन कढ़ाइयों में हाल ही में खाना पकाए जाने का कोई संकेत दिखाई दे रहा था। ये वो लोग थे जो तब तक अपनी ज़मीनों के साथ बंधे गए थे जब तक भूखमरी ने उन्हें वहाँ से खदेड़ नहीं दिया था। इसी लंबी श्रृंखला के अंत में एक झुर्रीदार चेहरे वाला बूढ़ा भी चल रहा था। हालांकि उसके ऊपर भी उतना ही बोझ था, फिर भी उस बूढ़े के लिए बहुत भारी था। अचानक वो आगे नहीं बढ़ पाया। बहुत धीमे से उसने अपना बोझा नीचे रखा और ज़मीन में धसक गया। अत्यधिक भूख के कारण उसके गालों पर खून के हल्के हल्के चकत्ते उभर आए थे। पास से गुजर रहा एक व्यक्ति रुका और बूढ़े की ओर देखकर बुदबुदाया, चलो कल के लिए जो चांदी का सिक्का कमाया हूँ इसे दे देता हूँ और कल के लिए फिर अगले कल पर ही भरोसा करता हूँ। अगर मेरा बूढ़ा बाप भी जीवित रहता तो उसे भी तो मैं देता ही। उसने अपने पूरे शरीर को खंगाला और एक चांदी का सिक्का तथा एक तांबे का सिक्का दिया और कहा, ये लो बाबा, कुछ नूडल्स खा लेना। बूढ़े ने धीरे से अपना सिर तो उठाया, लेकिन चांदी का सिक्का देखकर हाथ नहीं फैलाया और बोला, सर मैंने आपसे भीख नहीं मांगी थी, हमारे पास अच्छी ज़मीनें हैं और इससे पहले कभी हम इस तरह की भूखमरी के शिकार नहीं हुए थे। हमारे पास बीजने के लिए भी दाने नहीं, हम अपने बीज के भी दाने खा चुके हैं। मैंने उन्हें कहा भी था कि हमें बीज वाला अनाज नहीं खाना चाहिए, परंतु वे बच्चे थे, भूखे थे और बीज भी खा गए। लेकिन उस व्यक्ति ने ज़बरदस्ती पैसा बूढ़े के कढ़ाईदार चोंगे में डाल दिया। बूढ़े ने एक कटोरा नूडल्स लिया और कांपते हाथों से टोकरी के ऊपर रजाई हटाई। उस पर छोटे आँख मूंदे बच्चे का सिकरा हुआ चेहरा दिखाई दिया। उसने बच्चे को नूडल्स खिलाया। तुम्हारा पोता है? नूडल्स वाले ने पूछा। बूढ़े ने हाँ में जवाब दिया। बच्चे जब नूडल्स खा लिया तो कटोरा नूडल्स वाले को लौटा दिया।
नूडल्स वाले ने पूछा कि बाबा तुम नहीं खाओगे, हालांकि तुम्हारे पास अभी भी पैसे हैं। बूढ़े ने कहा नहीं, मैं इस पैसे से बीज खरीदूंगा। बूढ़ा बोला कि मैं जानता हूँ कि तुम नहीं समझोगे, पर अगर तुम्हारे पास ज़मीन होती तो जानते कि इसे फिर से बोया जाना कितना जोगी होता है, अन्यथा अगले वर्ष भी भूखमरी की ही फसल उगेंगे। मैं ज़मीन के लिए बीज खरीदने से बेहतर और कोई काम अपने पोते के लिए नहीं कर सकता। मैं रहूँ या न रहूँ, किसी को तो यह बीज ज़मीन में बोना ही होगा। ज़मीन तो बोई ही जानी चाहिए। बूढ़ा अपना बोझ उठाकर आंखों को जोर डालते हुए कांपती टांगों के साथ लड़खड़ाता हुआ सीधी सड़क पर फिर से आगे बढ़ गया। मित्रों, मैं विश्व साहित्य के चुनिंदा कहानियों को इस श्रृंखला के तहत आप लोगों से शेयर कर रहा हूँ, ताकि आप विश्व साहित्य से अवगत हों और आपके अंदर संवेदनशीलता और जीवंतता बढ़े, ताकि आप पहले से ज़्यादा जीवंत, खुशहाल और शांतिपूर्ण महसूस कर सकें। इसी अभिप्राय से आप मेरे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, ताकि अन्य लोग भी इससे लाभ उठा सकें और कुछ ह्यूमैनिटी के सर्विस हो सके। अंत में आप हमारे वीडियो को देख रहे हैं, समय दिए इसके लिए सो मेनी थैंक्स टू यू।